ऐसे ही का तमाम ये कंबोजवाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से खबरों पर चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें आज मनी सेंट्रल में कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जिन पर चर्चा होगी। शुरुआत करेंगे खुदरा महंगाई से। कल आपको बताया था कि महंगाई का विस्तार से विश्लेषण करेंगे, तो शुरुआत होगी क्यों भड़की खुदरा महंगाई। इसके बाद क्या बता रहे हैं थोक महंगाई के आंकड़े। कल खुदरा महंगाई के आंकड़े आए थे, आज थोक महंगाई के आंकड़े आए थे। वोडाफोन आइडिया की नई चुनौती और बढ़ने वाली है पाकिस्तान की मुश्किल। अदानी समूह पर जांच की आंच और पैसा जुटाने की नई कोशिश में अदानी समूह। अदानी समूह पर शुरुआत की कवरेज हमने बताया था कि जांच की आंच इस समूह पर आ सकती है और आज वो सारी बातें सामने आ गई। नियामक की ओर से कंपनी अपने आप जांच कराने जा रही है, उसकी ओर से तमाम ऐसी खबरें हैं जो आज जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइज के नतीजे थे, उनका विश्लेषण होगा और उन नतीजों का क्या असर समूह की आगे की संभावनाओं पर होगा, ये अंशुमान जी से समझेंगे। लेकिन शुरुआत आज दिन की दूसरी सबसे बड़ी खबर महंगाई से। जनवरी के दौरान खुदरा महंगाई दर अचानक से फिर बढ़ गई है। रिजर्व बैंक और आरबीआई के लिए ये नई चुनौती बन गई है। रिजर्व बैंक का जो सहनीय स्तर है 6%, खुदरा महंगाई इसके ऊपर निकल गई। जनवरी के दौरान रिटेल महंगाई की दर 6.52% रही, जो 3 महीने का उच्चतम स्तर है। इससे पहले दिसंबर में रिटेल महंगाई 5.72% थी। सबसे ज़्यादा योगदान जो खुदरा महंगाई को बढ़ाने में रहा वो था मसालों का, अनाज का, दूध का, अंडे का, जूतों का और पर्सनल केयर के उत्पादों का। कुछ एक वस्तुओं को छोड़ दीजिए, सेवाओं को छोड़ दीजिए, तो ज़्यादातर की महंगाई 6% से ऊपर है। रिटेल महंगाई के बाद, यह आंकड़ा कल का था, रिटेल महंगाई के बाद आज आंकड़ा आया थोक महंगाई का। थोक महंगाई के मोर्चे पर आप कुछ राहत मान सकते हैं। जनवरी के दौरान थोक महंगाई 24 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। थोक महंगाई की दर घटकर 4.73% पर रही। थोक महंगाई में आई इस कमी से भविष्य में मैन्युफैक्चर्ड उत्पादों की जो महंगाई है उसके थमने की, उस पर अंकुश लगने की कुछ उम्मीद बनती है। लेकिन अब सबसे पहले खुदरा महंगाई की तरफ चलते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसके अंदर हाथ डालकर टटोलते हैं कि क्या काम की जानकारी हमारे पास आती है। सर, पहला सीधा सवाल, रिटेल महंगाई अचानक क्यों भड़क गई? कम होते होते अचानक बढ़ गई। खुदरा महंगाई को लेकर सरकार और रिजर्व बैंक के सारे आकलन जो अभी से एक हफ्ते पहले तक कहे जा रहे थे वो सब उल्टे साबित हुए। और हुआ ये कि जिसकी लगातार आशंका थी, हालांकि रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक पॉलिसी में इस बात की तरफ इंगित किया था कि खाद्य महंगाई का दबाव बना हुआ है, पर महंगाई में इतनी तेज बढ़ोतरी होगी इस महीने में, इसकी संभावना रिजर्व बैंक ने भी नहीं की थी। और ये 3 महीने के सर्वोच्च स्तर पर ही नहीं है केवल, अगर आप ध्यान से देखिए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि पूरी की पूरी खाद्य महंगाई अब एक जटिल चुनौती बन गई है। 16% के आसपास की इन्फ्लेशन हमें सीरियल्स में दिखाई देती, 16% की। भारत में किसी भी अनाज की कमी नहीं। फसलें आमतौर पर, रबी की फसल में थोड़ी सी गिरावट आई थी, कीमतें बढ़ी थी, खरीफ की फसल ठीक थी, रबी की फसल बाजार में आने वाली है। 2 फसलों के बीच में अनाज की ये महंगाई अप्रत्याशित है, काफ़ी समय से हमने नहीं देखी। क्यों आई? क्योंकि शायद सरकार ने देरी की बाजार में गेहूं की को छोड़ने में। जब गेहूं छोड़ा गया तो शायद अगले महीने में हमें अनाज की महंगाई में थोड़ी सी कमी दिखाई दे। इसके अलावा अगर आप दूसरी थाली की महत्वपूर्ण चीज़ देखें, स्पाइसेस की महंगाई 21% पर, 21% की दर पे। मसाले भारत इंपोर्ट नहीं करता, यहीं निकलते हैं, यहीं बनते हैं, यहीं बनाए जाते हैं। 21% की महंगाई स्पाइसेस में दिखाई दे रही। इसके अलावा अगर आप, चूँकि अनाज और मसाले महंगे हैं तो सारे स्नैक्स महंगे हैं, सारा जो नाश्ता और बाकी सामान है, करीब करीब 8% के आसपास की महंगाई स्नैक्स में, स्वीट्स में, मिठाई में दिखाई दे रही है। कपड़ों और फुटवियर की महंगाई, कपड़ों की महंगाई चौंकाने वाली है। भारत में 8% से ऊपर की महंगाई है कपड़ों में, और फुटवियर की महंगाई लगभग 10.5% या 11% के आसपास है। अब आप करीब से देखें शुभम, तो भारत के महंगाई की जो सबसे जटिल और जिद्दी परिस्थिति इस आंकड़े में दिखती है कि हम उन सारी चीज़ों की महंगाई
महसूस कर रहे हैं या झेल रहे हैं, जिनका आयात से कोई लेना देना नहीं है, जो कहीं से इंपोर्ट नहीं होती ये सारी चीज़ें भारत में बनती हैं, चाहे कपड़े हों, चाहे फुटवियर हों, या भारत में ही उनका उत्पादन होता है, अनाज हो या बाकी चीज़ें हों। मिल्क प्रोडक्ट्स की महंगाई लगभग 9% के आसपास खड़ी हुई, तो यानी पूरी की पूरी फूड बास्केट, पूरी की पूरी खाने की थाली और इसके साथ जो ज़रूरी खपत की चीज़ें उनमें महंगाई बनी हुई। इसके अलावा फ्यूल और ट्रांसपोर्ट की महंगाई तो पहले से ऊपर ही थी, वो भी ऊंचाई पर दिखाई दे रही है। ये एक जटिल परिस्थिति है और इस परिस्थिति में एक और चीज़ महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात है कि इस महंगाई के भीतर ग्रामीण इलाकों में अनाज की महंगाई शहरी इलाकों से ज़्यादा है, जो भी बहुत ही अप्रत्याशित है। रूरल एरिया में मैं आंकड़ा करीब से देखूं तो मुझे दिखाई देता है कि ग्रामीण इलाकों में अनाज की महंगाई 17% है, 17.19%, जबकि शहरी इलाकों में इससे काफ़ी नीचे है, हालांकि डबल डिजिट में 13.80% के आसपास है। और यही स्थिति बाकी महंगाई की। अब यहाँ से रिजर्व बैंक की सारी गणित, सारे आंकलन, इस साल ब्याज दरों में बाकी बढ़ोतरी ना होना, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाएं सीमित होना, ये सारे आकलन पटरी से उतरते दिखाई देते हैं। सर, अगर राज्यों में महंगाई की स्थिति देखें या शहरों में और गांव में महंगाई की स्थिति देखें तो क्या तस्वीर बन रही है? ग्रामीण महंगाई की स्थिति शहरी महंगाई से ज़्यादा खराब है और खाद्य उत्पादों की महंगाई में ग्रामीण महंगाई में सबसे ज़्यादा दबाव में दिखता है। हालांकि कपड़ों में भी देखें, क्लॉथिंग और फुटवेयर में भी देखें तो लगभग, और ये भी स्थिति जब रूरल एरिया से मांग ना आने की शिकायत की जाती है। हम लगातार आपको बताते हैं कि FMCG कंपनियाँ ये कह रही कि ग्रामीण इलाकों से मांग नहीं आ रही, गाँव में लोग नहीं खरीद रहे। ये आंकड़ा उस बात का सबूत है। रूरल एरिया में न तो वेजेस बढ़ रहे हैं और महंगाई हर तरह से, अगर आप फुटवेयर महंगाई देखें 10%, क्लॉथिंग की महंगाई रूरल एरिया में 9%, स्नैक्स की महंगाई करीब 7%, स्पाइसेस की महंगाई 21%। पूरा का पूरा रूरल बास्केट, पूरी की पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था महंगाई से तप रही है और खासतौर से खाद्य महंगाई से। हमें ध्यान रखना जरूरी है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों के उपभोक्ता खर्च का करीब 60% के आसपास हिस्सा खाने पीने की चीज़ों पर खर्च होता है, क्योंकि वो उनमें बहुत सारा बड़ा हिस्सा मसालों का और खाद्य तेल का है। केवल इस पूरे मामले में खाद्य तेल एक ऐसी चीज़ दिखाई देती है जिसकी कीमतों में कमी या में बढ़ोतरी नहीं दिखाई देती। और इस महंगाई में इस महत्वपूर्ण बढ़ोतरी में का सबसे जो ज़रूरी पहलू शुभम ये है कि हमने वो सब्जियां जिन्होंने पिछली बार महंगाई को कम करने में नियंत्रण करने में मदद की थी पिछले महीने, उनमें 11% की डिफ्लेशन है, यानी उनमें -11% की, यानी कि सब्जियों की कीमत करीब 11 से 12% गिरी है। लेकिन उसके बाद भी रूरल एरिया में महंगाई बहुत ज़्यादा है अर्बन इलाकों की तुलना में। राज्यों के हिसाब से अगर आप देखें तो देश के अधिकांश राज्यों में RBI का जो सहनीय स्तर है 6%, उससे ऊपर महंगाई बनी हुई है लगातार। कई सारे राज्यों में महंगाई की दर 7 और 8% और 8% से ऊपर भी है। कुछ ही राज्य आपको ऐसे दिखाई देते हैं जो 6% के आसपास है। बहुत ही कम ऐसे राज्य हैं जिनमें 3% या 2% की महंगाई है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में 2.87% दिखती है इन्फ्लेशन रेट जनवरी में, रूरल और अर्बन की कंबाइंड। दिल्ली में 3.27 दिखती है, जो सरप्राइजिंग है दिल्ली में महंगाई का आंकड़ा। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक राज्य और उभरता है, उड़ीसा, जहाँ पर महंगाई की दर 5% से नीचे दिखाई देती है। बाकी सब जगह या तो महंगाई 5 से 6% के बीच में है या 6 से 7% और 7 से 8% के बीच में। और ये सारी की सारी महंगाई मूलतः खाने पीने की चीज़ों से आई है। थोक महंगाई से एक दिलचस्प और संकेत मिलता है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सर, अगला सवाल मेरा ये कि RBI और सरकार की तरफ से अगर आप पिछले एक हफ्ते में देखें तो ऐसे बयान आए थे कि महंगाई अब पीक आउट हो गई है, अब उतनी चिंता या चुनौती नहीं बनी हुई है। आपको लगता है क्या सरकार और RBI को भी आशंका नहीं थी कि रिटेल महंगाई एकदम एकाएक बढ़ जाएगी? हाँ, अगर आप बयान देखें तो उनमें अति आत्मविश्वास था। वित्त मंत्री ने सदन में चर्चा के दौरान और उससे बाहर भी कहा था कि महंगाई पर नियंत्रण हो गया है, महंगाई में बढ़ोतरी की रफ्तार रुक गई है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने पॉलिसी में जरूर कहा था कि महंगाई को लेकर चिंता और दबाव बना हुआ है, पर उनकी तरफ से भी अपने बयानों में संकेत दिया गया था कि भारत में महंगाई पर नियंत्रण हो रहा है, धीमे धीमे चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और इसी के आधार पर बाजार में भी अंदाज लगाया गया था कि ब्याज दरों में अब कम से कम कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं आएगी। पर ये सारे आकलन लड़खड़ा गए एकदम। अनाजों की महंगाई ने और स्पाइसेस की महंगाई ने, मसालों की महंगाई ने इस पूरी व्यवस्था को पटरी से उतार दिया। और ये बात हम बार बार अपने मनी सेंट्रल की चर्चाओं में कहते रहे कि केंद्रीय बैंक क्यों महंगाई से लड़ाई को इतनी जल्दी नहीं छोड़ते हैं, मैदान क्यों नहीं छोड़ते हैं। अगर आप पिछले 6 महीने में ही महंगाई के पूरे भारत में खुदरा महंगाई के पूरे रुख को देखें तो आपको दिखाई देगा कि इसमें बहुत तेज उछाल आता है वापस एक बार गिरावट के बाद। महंगाई को स्थिर करने में, और भारत जहां पर महंगाई में बहुत सारे स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कारक काम करते हैं, वहां इसे नियंत्रित करने में मुश्किल हो रही है। और इसलिए शायद अब
केंद्र सरकार को और रिजर्व बैंक को इस बढ़ी हुई और ताजी महंगाई के रूप के तौर पर। संदर्भ ये है कि अभी गेहूं की फसल आने वाली, उसके बाद भी अनाजों की महंगाई इतनी ज़्यादा है, उस स्थिति में मैं अपनी रणनीति में नए सिरे से कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर करने होंगे। सर, अब खुदरा महंगाई से थोक महंगाई पर आते हैं। ये आंकड़े क्या बताते हैं? आज ताज़ा आंकड़े आए, 24 महीने के निचले स्तर पर महंगाई। अगर आप थोक महंगाई और खुदरा महंगाई को एक साथ रख के देखें शुभम, तो ये टिपिकल स्टैंडर्ड स्टैगफ्लेशन का फिनोमेना है जो हमें दिखाई देता है। स्टैगफ्लेशन का अर्थ ये है कि उत्पादन में कमी और महंगाई में बढ़ोतरी। खुदरा महंगाई में वो बास्केट, जिस बास्केट में अनाज आते हैं उसमें तो बढ़ोतरी है। मैं अगर अनाजों के आंकड़े देखूं जो दिखाई दे रहे हैं तो सीरियल्स की महंगाई वहाँ भी करीब 16% के आसपास है, 15.46% के आसपास है। वीट की महंगाई 24% के आसपास है थोक आंकड़ों में। स्टैगफ्लेशन का फिनोमेना इसलिए दिखाई दे रहा है कि खुदरा महंगाई में जो मैन्युफैक्चर्ड उत्पाद हैं, जो उत्पादन वाली चीज़ें, उनकी कीमतों में नियंत्रण है या बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जबकि खपत की चीज़ों में बढ़ोतरी हो रही है। आमतौर पर थोक महंगाई हमें उत्पादन के स्थिति में, जो औद्योगिक उत्पादन है वहाँ पर, और कच्चे माल के उत्पादन की स्थिति में क्या मांग है और मांग के आधार पर कीमतें कैसे रिएक्ट करती है ये बताती है, और खुदरा महंगाई खपत के आधार पर दिखाती है। इन दोनों को मिला लिया जाए तो एक तरफ 7% के आसपास, 6.5% के आसपास की खुदरा महंगाई और दूसरी तरफ 4-4.25% के आसपास की थोक महंगाई। उद्योग में मांग कम होने के कारण कीमतों पर दबाव दिख रहा है, लेकिन खपत के कारण महंगाई, बाकी चीज़ों की जो कीमतें हैं उनमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही। अब अनाज की महंगाई ही अगर सबसे बड़ी महंगाई है पूरे खुदरा महंगाई में तो थोक महंगाई से उसे और बढ़ावा मिल रहा है, कमी होने की संभावना नहीं है। जिन चीज़ों में कमी हमें दिखाई दे रही है थोक महंगाई में, जिसमें कि धातुएं हैं, जिसमें कि मैन्युफैक्चर्ड उत्पाद हैं, वहाँ जिद्दी जटिल कोर इन्फ्लेशन अपना काम कर रही है। कोर इन्फ्लेशन खुदरा महंगाई में भी काम कर रही है। वो कोर इन्फ्लेशन ये है कि यहाँ कंपनियाँ जो कच्चे माल की लागत के कारण अपनी कीमतें बढ़ा चुकी हैं उसे वो वापस लेने वाली नहीं है। इसलिए भारत की महंगाई में पहली बार, ये महत्वपूर्ण बात ध्यान देना ज़रूरी है और शायद रिजर्व बैंक इसे गंभीरता से लेगा। आने वाली पॉलिसी में ऐसा संकेत पिछली बार मिला था कि भारत में खाद्य महंगाई और कोर महंगाई, यानी कि खाद्य रहित, ईंधन रहित महंगाई, जो स्थायी महंगाई है वो, और खाने पीने की चीज़ों की महंगाई, दोनों रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर से ऊपर बनी हुई हैं, और ये इस महंगाई की सबसे जटिल गुत्थी है। सर, अब अगला सवाल ये कि रिजर्व बैंक यहाँ से क्या करेगा? 25 बेसिस पॉइंट की जब बढ़ोतरी थी तो कई विशेषज्ञ ये मान रहे थे ये आखिरी बढ़ोतरी है, अब यहाँ से ब्याज दरें बढ़ेंगी नहीं, भले कम होने में समय लगे। आपको लगता है इस स्टांस में कुछ चेंज आएगा? अब तो स्टांस में चेंज आएगा, क्योंकि लगभग 7% के आसपास पहुँच रही है रिजर्व बैंक की महंगाई। सारे आकलन बदल रहे हैं। सुबह से कल महंगाई का आंकड़ा आने के बाद अब ज़्यादातर जो एजेंसियाँ जो बाजार को करीब से देखती हैं उनका कहना है कि भारत में इस साल भी महंगाई 6.8 से 7% के आसपास रह सकती है। आपको याद होगा शुभम कि रिजर्व बैंक ने साल अपने महंगाई के आकलन में थोड़ी कमी बढ़ोतरी नहीं की थी और जीडीपी के आकलन में बदलाव किया था, लेकिन अब अगली मौद्रिक नीति में शायद ब्याज दरों को लेकर थोड़ी और सख्ती दिखाई जाएगी। 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद कितनी बढ़ोतरी आएगी ये हमें देखना होगा, लेकिन ये नसीहत है रिजर्व बैंक के लिए कि अगर वो महंगाई से लड़ाई को जीता हुआ मान रहा था तो लड़ाई अभी जारी है और महंगाई नई ताकत से वापस लौट आई है। चलिए, तो ये था खुदरा महंगाई और थोक महंगाई का पूरा हाल। अब आगे बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर, जो है वोडाफोन आइडिया से जुड़ी। वोडाफोन आइडिया पर एक बार फिर नए कर्ज को चुकाने की चुनौती बनती दिख रही है। कंपनी में जो प्रमोटर थे उनकी तरफ से निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई थी, जिसके बाद सरकार ने इक्विटी को लेकर कन्वर्जन किया था, लेकिन इसके बाद अब नया एक पेमेंट है जो सरकार को कंपनी की ओर से दिया जाना है। इस पेमेंट को लेकर सर क्या कुछ लग रहा है? कितना बड़ा पेमेंट है? कब तक दिया जाना है? वोडाफोन की मुश्किलों में हर रोज़ एक नया पहलू जुड़ता है। वोडाफोन को सरकार ने जो उसका पुराना बकाया था, जो पुरानी लाइसेंस फीस देनी थी, पुरानी व्यवस्था के जैसे सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया था और एजीआर देना था, उसका एक हिस्से को इक्विटी में बदलकर एडजस्ट कर लिया था। लेकिन इसके बाद भी वोडाफोन का मीटर तो चल रहा है और सरकार को लाइसेंस फीस लगातार देनी है। तो पिछली तिमाही 2 तिमाहियों की लाइसेंस फीस बकाया है और अब डीओटी ने या दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन से उसकी वसूली के लिए कहा है। करीब 600 से 800 करोड़ रुपये की लाइसेंस फ़ी और 250 करोड़ रुपये का SUC जो यूज़र कनेक्टिविटी चार्जेस होते हैं, इन्हें पे करने का दबाव वोडाफोन के ऊपर है। अब यहाँ से फिर वोडाफोन के सामने वही दिक्कत दिखाई देती है कि कैश फ्लो नहीं है, कंपनी के पास संसाधन नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद वोडाफोन इसका पार्ट पेमेंट करेगी और फिर देरी होने पर पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आमतौर पर 15 जनवरी तक के भुगतान हो जाने चाहिए थे। और जब तक वोडाफोन में प्रमोटर्स की नई इक्विटी नहीं आती,
अभी तक कर्ज की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, कोई नया कर्ज कहीं मिलने की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। वोडाफोन की चुनौतियां ज़्यादा जटिल, ज़्यादा पेचीदा होती जा रही हैं। हमें याद दिलाना ज़रूरी है कि इंडस टावर्स को, वोडाफोन को अपने टावर्स के रेंट का पेमेंट करना है और उसके बाद कर्ज के भुगतान की एक लंबी सूची या कर्ज के भुगतान की तारीखें तो सर पर खड़ी हुई हैं। लेकिन स्पेक्ट्रम चार्जेस या लाइसेंस फीस पे करना वोडाफोन की सबसे पहली चुनौती है। देखते हैं वोडाफोन उसमें से कितनी लाइसेंस फी पे कर पाती है और कितने पर वो पेनल्टी देने को तैयार होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के राहत पैकेज की शर्त को मानने के लिए पाकिस्तान अपने यहाँ टैक्स बढ़ोतरी कर सकता है, जिसकी वजह से वहां पर महंगाई और भी ज्यादा भड़कने की आशंका है। राहत पैकेज के लिए पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच बातचीत कुछ समय के लिए रुक गई है। आईएमएफ की टीम पाकिस्तान से लौट चुकी है और आगे की बातचीत अब ऑनलाइन होगी। 10 दिन टीम रुकी थी लेकिन किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। सर, कितना टैक्स लगा सकती है पाकिस्तान की सरकार? शोम, ऐसा लग रहा है जैसा कि लोगों से बातचीत करके आईएमएफ में जो विशेषज्ञ हैं या सूत्र हैं उनसे बात करके ये पता चल रहा है, जानकारी मिल रही है कि करीब 170 बिलियन रुपीस का, पाकिस्तानी रुपीस का टैक्स लगाया जा सकता है। दरअसल हुआ ये कि पिछले 10 दिन तक पाकिस्तान की सरकार आईएमएफ को इस बात के लिए सहमत करने के लिए, कन्विंस करने की कोशिश करती रही कि टैक्स लगाने का दबाव ना बनाया जाए, क्योंकि टैक्स लगाने का मतलब है कि महंगाई और ज़्यादा बढ़ना। भयानक महंगाई से तप रहा है पाकिस्तान, आटे और गेहूँ की कमी है, संसाधनों की दिक्कत है। लेकिन आईएमएफ को अंतिम समय में यह शर्त लगाकर बातचीत छोड़नी पड़ी और ख़त्म करनी पड़ी कि जब तक पाकिस्तान की सरकार ये टैक्सेस लगाने के लिए तैयार नहीं होती तब तक उसको जो लगभग $1.1 बिलियन का की नया बेल आउट मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। हमें याद होगा कि जिस दिन पाकिस्तान की आईएमएफ की टीम पाकिस्तान से अपनी यात्रा पर वापस गई थी, उस दिन पाकिस्तान की सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि सारी चीज़ें तय हो गई हैं, लेकिन तब तक बात बनी नहीं थी और इसलिए पाकिस्तान को सहायता नहीं मिली। अब 170 बिलियन अरब रुपीस के टैक्स लगाए जाएंगे, इसके बाद शायद आईएमएफ से मदद मिलने की संभावना बनती दिखाई देगी। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस टैक्स के बाद और ज़्यादा जटिल होने वाली है। चलिए अब रुख करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की ओर। दिन की सबसे बड़ी खबर एक बार अदानी समूह से अदानी समूह से जुड़ी आज फिर 4 बड़ी खबरें हम आपके पास लेकर आई हैं जिनका विश्लेषण करेंगे। पहली खबर थी अदानी एंटरप्राइजेस के नतीजों की। अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस ने दिसंबर तिमाही के नतीजे घोषित किए। कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई। दिसंबर तिमाही में कंपनी को 820 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ और एबिटा भी 772 करोड़ रुपए से बढ़कर 1664 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। दिसंबर तिमाही में कंपनी की आय 18,758 करोड़ रुपए से बढ़कर 26,612 करोड़ रुपए हो गई। कंपनी के नतीजों के बाद शेयर में तेजी देखने को मिली। एक समय पे शेयर गिरावट के साथ काम कर रहा था, इसके बाद हरे निशान में आ गया। सर, इन नतीजों का क्या कोई अदानी समूह की संभावनाओं पर, आगे निवेशकों पर, बैंकों के रुख पर कोई असर पड़ेगा? अडानी समूह के अडानी एंटरप्राइजेस के नतीजों की संभावना थी, बाजार में गिरावट थी। हालांकि उसके अलावा अडानी के स्टॉक्स में आज भी वही गिरावट की स्थिति बनी रही। शुरुआत में कई सारे स्टॉक 5% के सर्किट पर फंसे हुए थे। जनरल अडानी एंटरप्राइज के साथ रिजल्ट्स आने के साथ थोड़ा सा सेंटीमेंट बेहतर हुआ, लेकिन यहाँ इन रिजल्ट्स को बाजार कुछ दूसरे नज़रिए से और निवेशक कुछ दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं। अब सारी चीज़ें इस बात पर आकर टिक गई हैं, जैसा हम अपनी पिछली चर्चाओं में भी बताते रहे, सारी चीज़ें इस बात पर आकर टिक गई हैं कि क्या अडानी समूह के पास इतना कैश फ्लो उपलब्ध होगा अगले 2 साल तक कि वो अपने कर्ज की देनदारियां चुका सके। सारा घटनाक्रम अब यहां आकर टिक जाता है और उसमें अडानी एंटरप्राइज के नतीजे थोड़े से बेहतर हैं, लेकिन अडानी एंटरप्राइज की देनदारियां काफ़ी बड़ी हैं। अडानी एंटरप्राइजेस को करीब $11.2 बिलियन का कर्ज अगले 3 साल में चुकाना है और $10 बिलियन का कर्ज अगले 5 साल में चुकाना है। ऐसी स्थिति में अब निवेशक और खासतौर से कर्ज देने वाले बैंकर और बॉन्ड होल्डर इस बात पर निगाह रखेंगे कि अडानी की कंपनियों का कैश फ्लो कैसा है, और अगर कैश फ्लो नहीं बेहतर होता है तो आने वाले समय में कर्ज की साख को लेकर दिक्कत दिखाई देगी। हमें याद रखना ज़रूरी है कि मूडीज़ ने यह कह दिया है कि मौजूदा परिस्थिति में अडानी समूह अपने डेट की सर्विसिंग कर पाएगा, इसमें उसे संदेह है। लेकिन अडानी एंटरप्राइज के नतीजों ने लंबे समय के बाद, पिछले 3-4 दिन के बाद स्टॉक में थोड़ी सी तेजी की मदद दी। परिस्थितियां अभी भी बेहद जटिल हैं। भीतर से संसाधनों की कमी के कारण, कर्ज के कारण अडानी समूह पर $30 बिलियन का कर्ज है, और अगर आप ओवरऑल नतीजे देखें तो जो ग्रुप का ईबिटा है वो पिछले साल $7 बिलियन के
आसपास था। और यही वो फ़र्क है जिस फ़र्क में अडानी समूह के पास जितना कैश फ्लो बढ़ेगा, शायद निवेशकों का या बॉन्ड होल्डर्स का भरोसा उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और जिस पर हमने कल चर्चा की थी कि यही वो ट्रैप है जिस ट्रैप में अडानी समूह अब उलझ गया है, क्योंकि अगर नई परियोजनाओं में निवेश नहीं होगा, वहाँ नए काम नहीं किए जाएंगे, कारोबार आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तो कैश फ्लो को मेंटेन रखना या नए रेवेन्यू को लाना मुश्किल होता जाएगा। आगे बात जांच की। अदानी समूह पर जांच की तलवार लटक सकती है, अदानी समूह जांच करा सकता है। हमने ऐसा पिछले हफ्ते एक मनी सेंट्रल में आपको बताया था, इसका थंब आप देख रहे होंगे, ये था पता चलेगा विदेशी लेन देन। ये बात यही थी कि सेबी क्या जांच करेगा, क्या विदेशी लेन देन को लेकर जो आशंकाएं हैं उन पर धुंध साफ होगी, पता चलेगा, साफ सुथरी होंगी चीज़ें। और आज देखिए यही खबर आई है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कहा है कि अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच शुरू कर दी गई है। सेबी ने यह भी बताया कि रिपोर्ट के बाद और पहले अदानी ग्रुप के शेयरों में जो ट्रेडिंग को लेकर एक्टिविटी दिखी है, गतिविधियां दिखी हैं, उनकी भी जांच की जाएगी। सेबी ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी। सुप्रीम कोर्ट में अदानी ग्रुप के मामले पर सुनवाई चल रही थी और सोमवार की सुनवाई के दौरान सेबी की तरफ से ये जानकारी दी गई है। इस बीच हिंडनबर्ग के आरोपों का जवाब देने के लिए अदानी ग्रुप अपनी कंपनियों के स्वतंत्र ऑडिट के लिए भी तैयार हो गया है। ऑडिट कंपनी ग्रांट थॉर्टन की नियुक्ति की गई है। यानी कि एक तो नियामक जांच करेगा ग्रुप में सब कुछ साफ सुथरा है नहीं है इसकी, दूसरी तरफ से कंपनी ने कहा कि ठीक है हम पाक साफ हैं। कल अदानी समूह के मुखिया की ओर से बयान आया कि सारी कंपनियां हेल्थी बैलेंस शीट है, सारे फंड जो प्रोजेक्ट हमारे फुली फंडेड हैं, कोई दिक्कत नहीं है और अब स्वतंत्र ऑडिटर लेकर आए। ये सारी मुहिम, सारी कोशिश, सारी मशक्कत जो है वो है सिर्फ इस बात की किसी तरह निवेशकों का भरोसा, बैंकों का भरोसा समूह में बना रहे। सर अब बड़ी बात यह कि ये जो जांच होगी सेबी जो करेगा वो किन चीज़ों की होगी, किन चीज़ों की जांच की जाएगी? अब बात घूमकर वहां आ गई है जिसकी तरफ से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अब अडानी समूह ने भी कहा है कि ग्रांट थॉर्टन के साथ वो जांच करेंगे और सेबी भी जांच करेगा। अब हमें समझना होगा, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अंततः अडानी समूह के भीतर जांच किस चीज़ की होगी, प्रॉब्लम कहाँ है, दाल में काला कहाँ है या अपारदर्शिता के आरोप कहाँ हैं। और वही जांच शायद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से निकली और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उसके आरोप लगाए गए थे। महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि अडानी समूह में जो प्रमोटर्स ग्रुप की होल्डिंग है वो पूरे समूह की अडानी इंटरप्राइजेज में करीब 72% है, अडानी पोर्ट्स में करीब 65% है, अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में 65% है, अडानी की जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां अडानी पावर हैं उसमें करीब 75% के आसपास है, 74.97% के आसपास है। भारत में प्रमोटर्स को 75% से ज़्यादा हिस्सा रखने की लिस्टेड कंपनी में छूट नहीं है। तो ये जो प्रमोटर्स ग्रुप की होल्डिंग है इसी में सब कुछ सारा पेच फंसा हुआ है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि अडानी समूह का जो प्रमोटर्स ग्रुप है ये बहुत सारी परतदार कंपनियों से मिलाकर बना हुआ है। इसमें कई सारी कंपनियां विदेश में हैं, विदेश की कंपनियों में अडानी का जो फैमिली ट्रस्ट है उनको मैनेज करता है, उसमें बहुत सारी क्रॉस इक्विटी होल्डिंग है। और अडानी समूह ने अपनी जांच की तैयारियों में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की तरफ इशारा किया है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का मतलब है कि ग्रुप की एक ही कंपनी में कई लोग हैं और काम करते हैं। आरोप ये था कि भारत का ही पैसा निकलकर इन कंपनियों के जरिए वापस आता और स्टॉक्स में लगाया जाता है, जिससे स्टॉक्स की कीमत बढ़ती है। यही अडानी समूह का सबसे अंधेरा कोना है, प्रमोटर्स ग्रुप की होल्डिंग। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर अगर सेबी जांच करना शुरू कर रही तो शायद वो इसी पहलू की जांच करेगी कि ये जो पूरा मेज़ है अडानी के प्रमोटर्स ग्रुप का, जिसमें कि विदेशी निवेशक भी हैं, जिसमें कि मॉरिशस की कंपनियां भी हैं, उनकी जांच कैसे होगी। दूसरी तरफ ग्रांट थॉर्टन के जरिए भी से शायद अडानी समूह खुद भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ये जो फैमिली ऑफिस वाला स्ट्रक्चर है जो प्रमोटर्स ग्रुप की पूरी होल्डिंग को मैनेज करता है, इसी वजह से अडानी समूह का फ्लोटिंग स्टॉक बाजार में कम है, क्योंकि अडानी समूह में प्रमोटर्स बहुत बड़ी हिस्सेदारी लिए रहते हैं। इसकी पड़ताल की कोशिश करेगा। सारी समस्या, सारी अपारदर्शिता की मुश्किल यहीं छिपी हुई है। इस जांच से बाहर क्या निकलेगा, कैसे पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि पारदर्शिता के सवालों का समाधान कैसे निकला। ध्यान रखना जरूरी है कि सेबी अलग से 4 कंपनियों के खिलाफ अलग से भी जांच कर रहा है जिनका रिश्ता अडानी समूह के एफपीओ से था, जो कि मॉरिशस में काम करती हैं। तो ये अगर ये जांच सेबी की तरफ से होती है और ग्रांट थॉर्टन की तरफ से होती है तब हमें अडानी समूह में कुछ पारदर्शिता के नए सारे संकेत मिलना शुरू होंगे। लेकिन ये सबसे जटिल और पेचीदा मामला है। और जैसा हम आपको बराबर बताते चले आ रहे हैं कि यहाँ चुनौतियाँ 3 स्तर पर हैं अडानी समूह में। एक, ये प्रमोटर्स ग्रुप की होल्डिंग में पारदर्शिता के गहरे सवाल हैं। दूसरा, इस प्रमोटर्स ग्रुप की होल्डिंग के कारण, इतनी बड़ी होल्डिंग के कारण कंपनी ने कई बड़ा डेट जुटा रखा है परियोजनाओं के लिए जो $30 बिलियन के आसपास है, उसे चुकाने के लायक
विधायक, कंपनी के संसाधनों पर सवाल उठ रहे हैं, और तीसरा, इन सब के बीच इन दोनों के दबाव के कारण शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों की कीमत गिर रही है। और ये तितरफा समस्या है, तीन तरफ से जो समस्या है, इसने अडानी समूह में लोगों के भारत में और पूरी दुनिया में भारत में निवेशकों का बड़ा नुकसान किया है। पिछले 2-3 हफ्तों में जो बाजार में रिकॉर्ड गिरावट आई है। बिल्कुल। और देखिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव खबरों के बीच जब कंपनी ये कह रही है कि हम स्वतंत्र ऑडिटर से अपनी जांच कराएंगे, इसके बाद निवेशकों में भरोसा शायद नहीं लौटा। वजह देखिए, अदानी ग्रीन अगेन 5% लोअर सर्किट, अदानी पावर लोअर सर्किट, अदानी टोटल गैस लोअर सर्किट, अदानी ट्रांसमिशन लोअर सर्किट, अदानी विल्मेर 5% का लोअर सर्किट, एनडीटीवी 5% लोअर सर्किट। ये वो कंपनियां थी जो आज भी लोअर सर्किट में, आधा दर्जन कंपनियां समूह की आज भी लोअर सर्किट में फंसी दिखी। एसीसी, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स और बस ये तीन कंपनियां ऐसी थी जो हरे निशान में बंद हुई। अंबुजा सीमेंट में भी आज 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं सर। पैसा जुटाने के लिए हमने 2 दिन पहले आपको बताया था कि कंपनी हेज फंड के पास पहुंची है कि भाई पैसा दे दीजिए। हेज फंड बहुत आसान शर्तों पे बहुत सस्ता कर्ज नहीं देते हैं, ये हमने उस दिन बताया था। अब कंपनी ने एक और कोशिश की है। आज खबर ये आई कि अदानी ग्रुप ने अपनी कंपनियों में निवेश के लिए आबू धाबी के इंटरनेशनल होल्डिंग ग्रुप से बातचीत शुरू की है। ये बातचीत पिछले हफ्ते शुरू हुई थी और सोमवार को अदानी ग्रुप की कंपनियों का वरिष्ठ प्रबंधन आगे की बातचीत के लिए आबू धाबी गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंटरनेशनल होल्डिंग ग्रुप से 1 से 1.5 अरब डॉलर के निवेश पर बातचीत हो रही है। सर, कैसे आएंगे ये 1 से 1.5 अरब डॉलर? शुभम ने जो कहा कि अडानी समूह के ज़्यादातर स्टॉक्स लोअर सर्किट में फंसे हुए हैं, देखिए वो अडानी इंटरप्राइजेस के नतीजे के बावजूद अडानी समूह के बाकी ग्रुप्स के स्टॉक्स के सेंटीमेंट में कोई सुधार नहीं हुआ। और जो दुविधा, जो बाजार में जो जटिलता और जिससे अडानी समूह मुश्किल में फंसता जा रहा है, उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं कि कुछ एक बेहतर ट्रिगर के बाद भी बाजार का, निवेशकों का, एजेंसियों का भरोसा, खासतौर से खुदरा दुनिया की रेटिंग एजेंसियों का भरोसा नहीं बन पा रहा और कंपनी के समूह की चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं। ये बात हमें दिखाई दी। क्यों ऐसा हो रहा है, उसकी वजह इस तीसरी खबर में जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमने शुरुआत में कहा कि अब निवेशक ये देखना चाहते हैं कि अडानी समूह के पास पर्याप्त कैश फ्लो है क्या, और उसके आधार पर वो अपनी कर्ज की देनदारियां चुका पाएगा, नंबर 1। और दूसरी चीज़ ये कि कर्ज की देनदारियां चुकाने के लिए, उस कैश फ्लो को मेंटेन रखने के लिए अडानी समूह ने जो विराट विस्तार योजनाएं, एयरपोर्ट से लेकर अनाज तक और माइनिंग से लेकर रोड तक, माइनिंग से लेकर पोर्ट तक की हैं, उनमें निवेश के संसाधन कहाँ से मिलेंगे। अब यहाँ से एक तीसरी मुहिम पूंजी जुटाने की शुरू हो रही है। दिक्कत है नई पूंजी लाने की। 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ फेल होने के बाद तो अडानी समूह के पास कैपिटल और पूंजी की शॉर्टेज है और वो चुनौती साफ दिखाई दे रही है। और इसीलिए अडानी समूह ने उस एफपीओ के समय भी कहा था कि उसकी विस्तार योजनाओं पर असर पड़ेगा या रुक जाएंगी अगर एफपीओ सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसे उसे वापस लेना पड़ा। अब यहाँ चर्चाएं चल रही है कि अबू धाबी का जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है और सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं, उनसे पैसा लिया जाए। आपको याद होगा कि अबू धाबी के इसी आईएचसी ने अडानी समूह के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में $400 मिलियन का निवेश किया था और आखिरी दिनों में वो निवेश करने वाला बड़ा निवेशक था, लेकिन फिर वो एफपीओ वापस हो गया, रद्द हो गया, तो ये निवेश बाहर चला गया। अब अडानी समूह नए सिरे से पूंजी लाने की कोशिश कर रहा है, कुछ तो हेज फंड के जरिए और कुछ इसके जरिए। जो $1.5 बिलियन का पैसा लाया जाएगा, उसके लिए अब ज़्यादा बड़ी कुर्बानी अडानी समूह को देनी होगी। चर्चा इस बात की है कि ये फंड शायद अडानी समूह से इस $1.5 बिलियन की कॉन्फिडेंस कैपिटल इसको कहा जा रहा है या इस मदद के लिए इस बेल आउट के लिए कंपनी के एसेट्स में और में हिस्सेदारी मांगेगा। ऐसा माना जा रहा है कि मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अडानी पोर्ट, अडानी एसीजेट, इन जैसी कंपनियों की एसेट्स के बदले शायद ये पैसा लिया जाएगा। और अब अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर इस तरीके का $1.5 बिलियन का इन्वेस्टर शुभम पैसा लेकर आता है तो उसे अडानी के बोर्ड में जगह भी देनी होगी, जबकि हम पहले से आपको बता चुके हैं कि ये बोर्ड पूरी तरह ये कंपनी अभी प्रमोटर्स होल्डिंग से और प्रमोटर और प्रमोटर के परिवार के, अडानी और अडानी परिवार के नियंत्रण से चलती है। ये बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। ये यहाँ से अडानी समूह के लिए समूह कैसे अपने आप को ओपन करेगा, एक्सपोज करेगा, कौन सी एसेट्स लेकर आएगा, क्या कोई निवेशक ऐसी स्थिति में सामने आने को तैयार होगा, ये देखना होगा। तो ये था अडानी समूह का एक और पहलू, जो चौथा पहलू आज खुलकर आ रहा है, जो हम लगातार फॉलो कर रहे हैं। तो अब जांच की आंच शुरू हो गई है, जांच होना शुरू हो गई है। अडानी समूह खुद अपने कामकाज की जांच करा रहा है और पूंजी की जद्दोजहद, नई पूंजी जुटाने की, नए तरीके से पूंजी लाकर किसी तरह से विश्वास बढ़ाने की जद्दोजहद चल रही। आगे क्या होता है
बाजार पर हमारी नज़र रहेगी। बिल्कुल, और सारी खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी। अब अदानी समूह से इतर कुछ और ज़रूरी खबरें जो आपको जानना ज़रूरी हैं, उन्हें जानते हैं मनी सेंट्रल झटपट में। स्पाइसजेट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को 270 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी तत्काल भुनाने और रकम को मीडिया दिग्गज कलानिधि मारन और उनकी कार्ल्स एयरवेज को देने का आदेश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट को 3 महीने के भीतर मारन और उनकी एयरवेज को 75 करोड़ रुपए मध्यस्थता राशि के ब्याज के तौर पर देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मारन और कार्ल एयरवेज को 578 करोड़ रुपए में से 308 करोड़ रुपए पहले ही मिल चुके हैं। टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी टाटा सन्स ने ग्रुप की इन्वेस्टमेंट कंपनियों के विलय का फैसला लिया है। कल हमने आपको बताया था स्टील कंपनियों का विलय, आज फैसला लिया गया इन्वेस्टमेंट कंपनियों के विलय का। विलय का मकसद अलग अलग कंपनियों की अकाउंटिंग पर आने वाले खर्च को कम करना है। साथ में दिग्गज एनबीएफसी कंपनी का तमगा हटाना भी मकसद है। इससे पहले टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील ने भी ग्रुप के स्टील सेक्टर की अन्य कंपनियों के विलय की बात कही थी। कुल 7 कंपनियों का विलय किया जा रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक अपनी इंश्योरेंस कंपनी कोटक जनरल इंश्योरेंस में हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है। इसके लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने मॉर्गन स्टैनली के साथ बातचीत शुरू की। हालांकि कितनी बड़ी डील होगी और कितनी हिस्सेदारी बिकेगी, इसको लेकर जानकारी अभी आना बाकी है। इंफ्रा कंपनी श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर, कल भी हमने आपको इसकी जानकारी दी थी। उस प्रस्ताव पर तकनीकी आधार पर वो प्रस्ताव खारिज हो गया, जिसमें कंपनी के प्रमोटर कनौरिया बंधुओं ने कंपनी के लिए अपना रेजोल्यूशन प्लान सौंपा था। ये प्लान ऐसे समय पर सौंपा गया था जब बैंकों की तरफ से बोलियां मंगाई गई थी। उस पर 3 बोलियां आ गई थी, उनमें से बोली पर फैसला लिया जाना था। सर, कोई टिप्पणी आपकी? स्पाइसजेट गहरी मुश्किल में दिखती है। स्पाइसजेट के पास संसाधनों की वैसे भी कमी, और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जो अजय सिंह और मारन समूह के बीच विवाद चल रहा था, उसमें तत्काल स्पाइसजेट को काफ़ी पैसा, बड़ा पैसा निकालकर 270 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी इन कैश कराकर देनी होगी। स्पाइसजेट के वित्तीय परिस्थिति में दबाव भी रहा है, और हमने देखा है कि पिछले 1 साल के दौरान ये एयरलाइंस काफ़ी इंटरनल डिस्प्यूट्स का शिकार भी रही है। इस पर निगाह रखनी होगी कि स्पाइसजेट के पास इसके बाद अपने फ्लीट को विस्तार करने के लिए और संचालनों को चलाने के लिए नए संसाधन कहां से आते हैं। बिल्कुल, तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल शाम को 7 बजे फिर नया मनी सेंट्रल लेकर आऊंगा। उससे पहले 2 बजे आपको जुड़ना है, ध्यान है ना, हेलो मनी 9 में। कल बात होगी म्यूचुअल फंड्स की। आपका अगर म्यूचुअल फंड पर कोई सवाल है, आप भी जानना चाहते हो कि मेरा म्यूचुअल फंड ने तो कहीं अदानी समूह में निवेश नहीं कर रखा है, तो अब क्या हाल होगा, आगे आने वाले दिनों में एनएवी कैसे मूव करेगी। अगर म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं, खरीद रखा है, बेचना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, कोई भी सवाल म्यूचुअल फंड से जुड़ा है, तो तत्काल सवाल भेज दीजिए 9311218784 पर। money9query@tv9.com ये ईमेल एड्रेस है। अपना नाम, पता, उम्र, शहर का नाम और पूरा सवाल लिखना ना भूलें। अगर आप मेल कर रहे हैं तो मोबाइल नंबर जरूर लिख दें, जिससे कि टीम आपसे बात कर सके और आपकी बात हमारे एक्सपर्ट से करा सकें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कमो दीवार है, कैसा ही रंगो